हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न बुक क्लासेज में आपका स्वागत है। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो बस अब बहुत गिने चुने दिन बचे हुए हैं आपके सीटेट एग्जाम के लिए। तो आज की क्लास में हम लोग सुपर रिवीजन करेंगे और इसमें ऐसे क्वेश्चन होंगे जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है और बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। तो ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। मैं बता दूं कि ये सीडीपी के समावेशी शिक्षा से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे जो कि आपके सीटेट में 5 नंबर पूछे जाते हैं। कितने नंबर पूछे जाते हैं? 5 नंबर यहाँ से आपको पूछे जाते हैं। तो एक क्लास में आपको 5 नंबर क्लियर हो जाएंगे। और जितने भी क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कैसे क्वेश्चन आएंगे सीटेट में और कैसे आप उसको हल कर पाएंगे, ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। आइए आज का जो पहला क्वेश्चन है हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए आज का जो पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जो बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है। देखिए मैंने आपको बताया था कि जब भी आपके क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि लास्ट में नहीं है, असत्य है या कम प्रभावी है, तो उसके लिए मैंने आपको ट्रिक बताया था। क्या बताया था? ट्रिक बताया था। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कैसे आप इसको हल करेंगे। पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं। वह जो अमूर्त रूप से सोचता रहता है। पहला ऑप्शन है कि वह जो अमूर्त रूप से सोचता रहता है। दूसरा है कि वह जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर सकता है। तीसरा है वह जो लंबे बिंदुओं को बहुत जल्द रटने की क्षमता रखता है। और चौथा है वह है कि वह जो प्रभावपूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता है। देखिए आपको मैंने ट्रिक बताया था कि जो नहीं वाले क्वेश्चन होते हैं, असत्य वाले क्वेश्चन होते हैं, उसमें आपको क्या करना होता है कि जो दिए गए ऑप्शन होते हैं उन 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन आपके पॉजिटिव होते हैं और एक निगेटिव होता है। तो जो पॉजिटिव होता है उसे हमें गलत करना होता है और एक निगेटिव करना होता है जिसको हम सही करेंगे। किस कंडीशन में करेंगे? जब आपका यहाँ पे लास्ट में नहीं पूछा होगा या असत्य है, ठीक है, नहीं है या असत्य है पूछा रहेगा, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे कि जो निगेटिव होगा उसको हम सही करेंगे। देखिए इस ऑप्शन में यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि वह लंबे बिंदुओं को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है। देखिए रटना क्या है? ये निगेटिव है, इसलिए निगेटिव है और पूछ रहा है नहीं है, इसलिए आपका यहाँ पे ऑप्शन सही होगा। अब आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे क्वेश्चन हम लोग नहीं वाले करेंगे। ठीक है, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है, तो वह जो लंबे बिंदुओं को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है। ये ऑप्शन यहाँ पे आपका सही होगा। क्यों सही होगा? क्योंकि यहाँ पे रटने की बात कर रहा है और ये निगेटिव है और यहाँ पे निगेटिव में पूछा गया है, तो पहला ऑप्शन आपका सही होगा। आई होप कि ये पहला क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट करके आप जरूर बताइएगा, मैं अगली वीडियो में आपको अच्छे तरीके से बताऊंगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है। देखिए पूछा जा रहा है कि सृजनात्मकता का पोषण करता है। विद्यालयी जीवन के प्रारंभ से उपलब्धि के लक्ष्यों पर बल देना, परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए विद्यार्थियों की कोचिंग करना, अच्छी शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण और प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करके एवं प्रश्न करके अवसर उपलब्ध कराना। देखिए मैंने आपको बताया था सृजनात्मकता की यहाँ पे बात हो रही है। मैंने आपको टैग वर्ड बताया था जो कि आपके परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैंने बताया था जहाँ भी अगर आपको अवसर उपलब्ध हो, देखिए यहाँ पे बच्चों को अवसर उपलब्ध कराना है। देखिए यहाँ पे दिया गया है अवसर उपलब्ध कराना, तो यह आपका पॉजिटिव होता है और यही आपका आंसर सही होगा। बाकी ये जो 3 ऑप्शन है ये आपके क्या है? गलत है। फोर्थ ऑप्शन इसका सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए जितने भी क्वेश्चन है सी टेट में पूछे हुए क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन है आपको मिलेंगे सी टेट में पूछे हुए क्वेश्चन। अगर इन सीरीज को आपने पूरा कर लिया तो आपके सी टेट में 120 प्लस नंबर कहीं नहीं गए हैं। आपके सी टेट में 120 प्लस नंबर कहीं नहीं गए हैं। आप समझ लीजिए 30 क्वेश्चन में से आप 28 प्लस नंबर लाएंगे। जो सीडीपी का पोर्शन होता है आप 30 में से 20+8 नंबर ला सकते हैं अगर आपने अच्छे से इन सभी वीडियो को देख लिया तो। ठीक है, आइए आज नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों को सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है। देखिए पूछा जा रहा है कि जो प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों को सीखने से संबंधित सबसे बेहतर तरीका कौन सा है। ठीक है, देखिए सरल और रोचक पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग करना, कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना, अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना और महंगी और चमकदार सामग्री का प्रयोग करना।
देखिए, पूछा जा रहा है प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के सीखने से संबंधित सबसे बेहतर तरीका कौन है। देखिए यहाँ पे आपका थर्ड ऑप्शन सही होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे सीधी बात कही गई है कि अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करेंगे। ठीक है, आप जो बालक, कोई सामान्य बालक है, कोई विशिष्ट बालक है, या कोई मूढ़ बालक है, जो भी बालक है, उसके अक्षमता जो जो उसकी कमी है उसके अनुरूप आप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करेंगे और उसके हिसाब से संबोधित करेंगे, शिक्षण का कार्य बेहतर तरीके से आप संपन्न करेंगे। ठीक है, यहाँ पे सी ऑप्शन आपको सही करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। देखिए यहाँ पे बात हो रही है विशेष आवश्यकता वाले बालक। तो विशेष आवश्यकता वाले बालक कौन से होते हैं? हो सकता है प्रतिभाशाली बालक हो, या सामान्य बालक हो, या कोई अक्षमता वाले बालक हो। ठीक है, देखिए विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों द्वारा अन्य समान बच्चों के साथ, और विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित पद्धतियों द्वारा। देखिए, जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनको जो शिक्षा उपलब्ध करानी चाहिए, कैसे? देखिए, अन्य समान बालकों के साथ। देखिए, समावेशी शिक्षा का यही मतलब है कि सबको लेकर शिक्षा। ठीक है, समावेशी शिक्षा का यही मतलब होता है कि सबको लेकर शिक्षा। कोई विकलांग बालक हो तो ऐसा नहीं है कि वो सामान्य बच्चों के साथ वो शिक्षा नहीं करेगा, वो सामान्य बच्चों के साथ ही शिक्षा करेगा। यही समावेशी शिक्षा का अर्थ है, अभिप्राय है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए, डिसलेक्सिया, मैंने आपको डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैलकुलिया, डिफ्रेजिया, अफेजिया, ये सारे क्वेश्चन है, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। यहाँ से आपके 1 नंबर सी टेट में पूछता है, 100% पूछेगा। CDP के पोर्शन में नहीं पूछेगा तो आपको हिंदी पेडागोजी में पूछा जा सकता है, नहीं तो संस्कृत या इंग्लिश पेडागोजी में आपको कहीं से ये पूछा जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे पूछा गया है कि डिसलेक्सिया किससे संबंधित है। देखिए, डिसलेक्सिया जो है वह पठन विकार से संबंधित है। किससे संबंधित है? पठन विकार से। पहला ऑप्शन यहाँ पे आपका सही होगा, पठन विकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए, प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। देखिए, यहाँ पे पूछा है नहीं है, संकेत नहीं है। मैंने आपको बताया था कि इसमें से 3 ऑप्शन होते हैं जो निगेटिव होते हैं, जो जिन्हें हमें गलत करना होता है, और एक निगेटिव होता है जिनको हमें सही करना होता है। देखिए, यहाँ पे पूछा गया है प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। अभिव्यक्ति में नवीनता, जिज्ञासा, सृजनात्मकता, विचार और दूसरों के साथ झगड़ना। देखिए, प्रतिभाशाली बच्चों का ये तो संकेत नहीं है कि वह दूसरों के साथ झगड़ा करे। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। क्या होगा? डी ऑप्शन सही होगा। क्यों सही होगा? क्योंकि नकारात्मक है, नेगेटिव है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए, पांचवी कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी। ठीक है, पूछा जाए जो 5वीं कक्षा का वो एक दृष्टिबाधित विद्यार्थी है। देखिए, के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य CD के माध्यम से सहायता उपलब्ध करानी जानी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट ऑप्शन आपका है कि के साथ कक्षा में विशेष व्यवहार किया जाना चाहिए, और को निचले स्तर के कार्य करने की छूट मिलनी चाहिए, और के माता पिता और मित्रों द्वारा उसे दैनिक कार्यों को करने में सहायता की जानी चाहिए। देखिए, कक्षा 5 का क्या है? विद्यार्थी है, और क्या वो दृष्टिबाधित है? तो दृष्टिबाधित के लिए आप क्या करेंगे? श्रव्य CD का माध्यम का प्रयोग कराएंगे। वो तो सुन सकता है, देख तो सकता नहीं है। तो यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है कि जो दृष्टिबाधित बालक विद्यार्थी के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य CD के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। तो यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन राइट आंसर है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थियों को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है। कुछ विद्यार्थी एक साथ बैठते हैं और चर्चा करते हैं या सामूहिक पठन करते हैं, कुछ चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं। एक अभिभावक को यह पसंद नहीं आया। इस स्थिति से निपटने का निम्न में से कौन सा तरीका सबसे बेहतर हो सकता है? देखिए, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। देखिए, अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। अभिभावक को उस विद्यालय से अपने बच्चों को निकाल लेना चाहिए। अभिभावक को प्रधानाचार्य से शिक्षक की शिकायत करनी चाहिए और अभिभावक को प्रधानाचार्य से अनुरोध करना चाहिए कि वे बच्चे का
अनुभाग बदल दे। देखिए बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। क्यों मजेदार क्वेश्चन है? एक शिक्षक है, वो लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थियों को पूरी कक्षा में बैठने की अनुमति दे रहा है, ठीक है। और कुछ विद्यार्थी का है कि एक साथ बैठते हैं और कुछ अलग अलग बैठते हैं। जो एक साथ विद्यार्थी बैठते हैं वो आपस में चर्चा परिचर्चा करके पठन कार्य कर रहे हैं, और कुछ जो अलग अलग विद्यार्थी बैठे हैं वह अपने आप अकेले में बैठकर पठन कार्य कर रहे हैं। और कोई अभिभावक ये सब देख रहा है, उसको पसंद नहीं है, ठीक है। तो वह क्या करना चाहिए? सबसे बेहतर तरीका क्या हो सकता है? देखिए, अभिभावक को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? उसको समस्या पर चर्चा करनी चाहिए कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं या इससे क्या फ़ायदा होगा। तो शिक्षक अभिभावक को अच्छी तरह से क्या बोल रहा है, मोटिवेट करेगा, उनको अच्छी तरह से उसके बारे में बताएगा। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपका सही होगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपके सीटेट में पूछे जाएंगे। देखिए जितने भी क्वेश्चन है आपके सीटेट में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए, कृतिका अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती। जो कृतिका है वो घर में क्या करती है? बात ज़्यादा नहीं करती, लेकिन विद्यालय में वो काफ़ी बात करती है। हाँ, लेकिन देखो घर पे नहीं बात करती है, लेकिन विद्यालय में बहुत ज़्यादा बात करती है। यह क्या दर्शाता है? देखिए, कृतिका को अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं है। उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। विद्यालय हर बच्चों को खूब बात करने का अवसर देता है और शिक्षकों की यह मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बात करें। देखिए 9 का क्वेश्चन है, ठीक है। 9वां क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए, अब ये आप मत कहिएगा कि आपको अवसर मिला और आप आंख बंद करके सही लगा दी। ये नहीं करेंगे आप। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि आप पढ़ेंगे थोड़ा। देखिए, विद्यालय में हर समय बच्चों को खूब बात करने का अवसर देता है। देखिए, विद्यालय का ऐसा रूल नहीं है कि सभी बच्चों को हमेशा बात करने के लिए आज़ादी दे। नहीं ना, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका गलत होगा। देखिए, उसको विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। क्या हो रहा है कि बच्चे के जो विचार हैं उनकी अब उसकी अभिव्यक्ति है, उसको क्या विद्यालय में उसको मान्यता मिल रही है। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन आपका सही होगा। क्यों सही होगा? क्योंकि उसके जो विचार हैं विद्यालय में उसको मान्यता मिल रही है, उसके विचारों को मोटिवेट किया जा रहा है, ठीक है। इसलिए वहाँ वह विद्यालय में ज़्यादा बातें करती है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए, भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषता को देखा जाना चाहिए। देखिए, बहुभाषिक विशेषता को देखा जाना चाहिए। कैसे देखा जाना चाहिए? शिक्षार्थियों के लिए विद्यालयी जीवन को एक जटिल अनुभव के रूप में बनाने के एक कारक के रूप में, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाधा के रूप में, विद्यालयी जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में, और विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु शिक्षक योग्यता की चुनौती के रूप में। देखिए, यह क्वेश्चन बहुत ही मज़ेदार है। क्यों? क्योंकि कहा जा रहा है कि जो बहुभाषिक विशेषता, भारतीय समाज में बहुभाषिक विशेषता को किस प्रकार से देखना चाहिए। देखिए, विद्यालयी जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में। आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, ठीक है। कि आप क्या करेंगे, जो भारतीय समाज को जो बहुभाषिक विशेषता को ना आप समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में देखेंगे। सी ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की, जो निःशक्त बच्चे हैं उनके लिए जो समेकित शिक्षा की केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य खाली स्थान में निःशक्त बच्चों को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना। ये भी आपका देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके ऑप्शन है ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन के विद्यालयों, नियमित विद्यालयों, विशेष विद्यालय और मुक्त विद्यालयों। देखिए, निःशक्त बच्चों के लिए जो समेकित शिक्षा की केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य है कि नियमित विद्यालयों में निःशक्त बच्चों को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना चाहिए। किस विद्यालय में? नियमित विद्यालय में। याद करिएगा, नियमित विद्यालय में। यहाँ पे जिन भी भाइयों का, जिन भी बहनों का अगर मुक्त विद्यालय होगा वह बिल्कुल ही गलत होगा, क्योंकि मुक्त विद्यालय और विशेष विद्यालय नहीं होगा। यहाँ पे आपका नियमित विद्यालय होगा, क्योंकि समेकित शिक्षा की बात कही जा रही है, वो केंद्रीय प्रयोजन योजना के उद्देश्य के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपका नियमित सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए, सृजनात्मक विद्यार्थी हुआ है जो पार्श्व चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा है, ड्राइंग और पेंटिंग में बहुत विलक्षण है, बहुत बुद्धिमान है, परीक्षा में हर बार अच्छे अंक प्राप्त करने योग्य है। देखिए, सृजनात्मकता का बात होती है चिंतन से। जो सृजनात्मकता का जो संबंध है वो किससे? चिंतन से। जो बच्चा चिंतन करेगा, कल्पना करेगा, वही सृजनात्मकता बालक कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्यों सही है? क्योंकि वह चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा है।
किसी समस्या के बारे में वो एनालिसिस कर पा रहा है, ठीक है, कि क्या गलत है और क्या नहीं है, ठीक है, वो चिंतन कर पा रहा है, कल्पना कर पा रहा है। इसलिए आपका फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए, इरफान खिलौनों को तोड़ता है। इरफान क्या है? खिलौनों को तोड़ता है और उसके पुर्जों को देखने के लिए उन्हें अलग अलग कर देता है। आप क्या करेंगे? देखिए, जो इरफान है वो क्या करता है, जो खिलौने को तोड़ देता है और उसके जो पुर्जे हैं ना उनको अलग अलग कर देता है। तो आप एक गार्जियन के तौर पर या एक शिक्षक के तौर पर आप क्या करेंगे? देखिए, उसे समझाएंगे कि खिलौनों को तोड़ना नहीं चाहिए। अच्छी बात है। इरफान को खिलौनों से कभी भी नहीं खेलने देंगे, ये तो गलत बात है। उस पर हमेशा नजर रखेंगे, ये भी गलत बात है। उसके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचित करेंगे। देखिए, ये बहुत बिल्कुल सही है। क्यों सही है? डी ऑप्शन सही। आप कहेंगे सर बी ऑप्शन क्यों नहीं सही है? देखिए, सीटेट क्या कहता है, जो दिए गए ऑप्शन तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण ऑप्शन कौन है, सबसे बेस्ट आंसर कौन है, उसको दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे बात हो रही है कि आप क्या करेंगे, उसके जिज्ञासा स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और जो उसकी ऊर्जा हो आप उसको सही दिशा में संचेत करेंगे। वह उसे तोड़ रहा है, लेकिन जब उसको बनाएगा तो उसको अगर फेंक देगा तो ये उसका एक निगेटिव हो जाएगा। अगर उसको फिर से अपने हिसाब से जोड़ता है कि ऐसे करो बेटा, ऐसे जुड़ जाएगा, तो उसकी कल्पना शक्ति और चिंतन शक्ति का विकास होगा। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए, अभी तक जो भी विद्यार्थी, जो भी छात्र भाई बहन अगर इस क्लास को अगर शेयर नहीं किए हैं तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए। इससे क्या होगा कि मुझे भी मोटिवेट होगा, ठीक है, मैं भी मोटिवेट होऊंगा, मुझे भी अच्छा लगेगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक शिक्षिका अपनी कक्षा के प्रतिभाशाली बच्चों की योग्यताओं की उपलब्धि चाहती है। देखिए, एक शिक्षिका है जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं उनकी योग्यताओं की उपलब्धि चाहती है। वह अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसे निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए? हाँ, देखिए, जो शिक्षिका है उसके उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसको क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, पहला ऑप्शन आपका कि उनकी सृजनात्मकता को समृद्ध करने के लिए उन्हें चुनौती देना, गैर शैक्षणिक गतिविधियों में आनंद लेना सिखाना, तनाव को नियंत्रित करना और विशेष ध्यान के लिए उन्हें समकक्षियों से अलग करना। देखिए, ये बात गलत है। आपका डी ऑप्शन सही होगा। क्यों सही होगा? क्योंकि यहाँ पे विशेष ध्यान के लिए उन्हें उनके समकक्षियों से वो अलग कर दे रही है। विद्यार्थी को जहाँ मतलब अपने समूह अपने कक्षा में बैठा हुआ उसको वहाँ से अलग कर दे रही है, जो कि ये समावेशी शिक्षा नहीं कहता है। इसलिए डी ऑप्शन सही होगा। और इसलिए भी सही होगा क्योंकि ये नकारात्मक है, और इसलिए सही होगा क्योंकि यहाँ पे नहीं पूछा गया है, तो इसका संबंध इस यहाँ से है। इसलिए आपका फोर्थ ऑप्शन सही होगा। देखिए, मैंने आपको 3 फैक्ट के हिसाब से बता दिया कि यह क्यों सही है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए, छोटे शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पठन कठिनाई का नहीं है? सुसंगत वर्तनी में कठिनाई, और वर्ण एवं शब्द पहचान में कठिनाई, पठन गति और प्रवाह में कठिनाई, शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई। देखिए, यहाँ पे आपका डी ऑप्शन सही होगा कि शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए, निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है समावेशित शिक्षा द्वारा, मुख्य धारा में डालकर, समाकलन द्वारा, और इनमें से कोई नहीं। देखिए, जो निःशक्त बालकों की जो शिक्षा का जो प्रावधान क्या करेंगे आप? समावेशित शिक्षा द्वारा करेंगे। जो निःशक्त बालक हैं यानी जो अपवंचित बालक हैं या जो निःशक्त या क्या बोलते हैं विकलांग या दिव्यांग बालक है, जो भी बालक है, अगर उनकी शिक्षा का प्रदान कैसे करेंगे? समावेशित शिक्षा के द्वारा करेंगे। समावेशित शिक्षा या समावेशी शिक्षा एक ही बात है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपका सही बात। देखिए, ये राजस्थान के 2011 के फर्स्ट पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने में से कौन सी व्यूह रचना अधिक उपयुक्त है? देखिए, पूछा जा रहा है कि इसमें से जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं उनको पढ़ाने के लिए कौन सी व्यूह रचना सबसे उपयुक्त है? अधिकतम बच्चों को सम्मिलित करते हुए कक्षा में चर्चा करना, विद्यार्थियों को सम्मिलित करते हुए अध्यापक निर्देशन और सहकारी अधिगम तथा पीयर ट्यूरिंग, यानी सहपाठियों द्वारा अनुशिक्षण और अध्यापन के लिए योग्यता आधारित समूहीकरण। देखिए, क्या करेंगे आप? जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनकी व्यूह रचना में आपके पढ़ाने के लिए कौन सी व्यूह रचना का उपयोग करेंगे? तो उनको क्या करेंगे आप कि सहपाठियों द्वारा अनुशिक्षण। क्या करेंगे? सहपाठियों द्वारा अनुशिक्षण, जिसको सहकारी अधिगम तथा पीयर ट्यूरिंग कहते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता वातावरण के दोषों, कमियों एवं रिक्तियों के प्रति सजगता विशेषता है। देखिए, सजगता विशेषता है। पूछा जा रहा है जो वातावरण है
और दोष हैं, जो दोष उनकी कमियां हैं, उनको जो रिक्ति के प्रति, उनके जो खामियों के प्रति आप कैसे सजग हैं, इसकी क्या विशेषता है। प्रतिभाशाली बालकों की, सामान्य बालकों की, सृजनशील बालकों की, और इनमें से कोई नहीं। देखिए यहाँ पे सही होगा सृजनशील बालक। क्या होगा? सृजनशील बालक। ठीक है, सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम निर्योग्यता का लक्षण है। देखिए जो सीखने में अक्षमता है या निर्योग्यता का लक्षण क्या है? भागने की प्रवृत्ति होती है, अशांत, ऊर्जावान एवं विध्वंसक होना, या अवधान संबंधी बाधा या विकार, या अभिप्रेरणा का अभाव। देखिए अवधान संबंधी बाधा या विकार, यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही होगा। क्यों सही होगा? क्योंकि अधिगम निर्योग्यता का यही लक्षण है कि उसके शिक्षण कार्य में या उसके सीखने में कोई बाधा उत्पन्न हो जा रही है या कोई विकार है। ठीक है, इसलिए क्या कर रहा है कि वह निर्योग्यता का लक्षण है, उसका शिकार है। ठीक है, यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत मजेदार है, आपको राजस्थान टेट में पूछा गया है, लेकिन आपके सी टेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सृजनशीलता के पोषण के लिए एक अध्यापक को निम्न में से किस विधि की सहायता लेनी चाहिए? ब्रेन स्टॉर्मिंग या विचाराभ्यास, व्याख्यान विधि, दृश्य श्रव्य सामग्री, और इनमें से सभी। देखिए जो सृजनशीलता की बात हो रही है, तो मैंने आपको बताया जहाँ सृजनशीलता की बात होगी वहाँ उसका संबंध विचार से होना, सोचना से होगा, कल्पना से होगा, चिंतन से होगा। देखिए यहाँ पे ब्रेन स्टॉर्मिंग का मतलब होता है विचाराभ्यास। विचाराभ्यास आप उसके सोचने की जो क्षमता होती है, तो यहाँ पे सृजनता का संबंध है ब्रेन स्टॉर्मिंग से, इसलिए यहाँ पे आपका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए कक्षा 5 के न्यून दृष्टि वाले बच्चे को, जो कक्षा 5 के जो न्यून दृष्टि वाले बच्चे हैं को आप क्या करेंगे? निम्न स्तर के कार्य करने के लिए माफ करना उचित है, उसके दैनिक कार्य में उसके माता पिता तथा मित्रों को सहायता करनी चाहिए, कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए एवं ऑडियो सीडी के जरिए सहायता प्रदान करनी चाहिए, और कक्षा में विशेष बर्ताव करना चाहिए। देखिए आप क्या करेंगे? कक्षा 5 के न्यून दृष्टि वाले बच्चे हैं, ठीक है, क्या है? न्यून दृष्टि वाले बच्चे। आप क्या करेंगे कि कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव करेंगे आप, और ऑडियो सीडी के जरिए सहायता प्रदान करनी चाहिए। क्या करेंगे? जो कम दृष्टि वाले बच्चे हैं, जो नहीं देख पा रहे हैं अच्छे से, तो उनको ऑडियो सीडी के जरिए आप उनको क्या करेंगे? शिक्षण कार्य को संपन्न करेंगे। आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए आप एक अति सक्रिय बालक को कैसे, एक अति सक्रिय बालक है, आप उसको कैसे सही दिशा में लाएंगे? ठीक है, उसे पहली पंक्ति में बैठाएंगे तथा उस पर कड़ी नज़र रखेंगे, उसे कक्षा के कोने में बैठने की जगह निर्धारित करेंगे, उसे श्यामपट्ट आदि साफ करने का काम देंगे, और इनमें से कोई नहीं। देखिए क्या करेंगे? आप एक अति सक्रिय बालक को कैसे सही दिशा में लाएंगे? देखिए उसको आगे बैठा देंगे तो आप उस पर कड़ी नज़र रखकर आप उसको अति सक्रिय नहीं बना सकते हैं, और उसको किसी कोने में बैठा कर भी नहीं करते हैं, और आप श्यामपट्ट साफ करवा कर भी उसको अति सक्रिय नहीं बना सकते हैं, सही दिशा नहीं दिखा पाएंगे। और इनमें से कोई नहीं। जी हाँ बिल्कुल सही, आप यहाँ पे डी ऑप्शन सही है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आप अगर बच्चे को अगर सही दिशा दिखाना चाहते हैं तो पहले आपको एनालिसिस करना पड़ेगा कि बच्चा को कहाँ से दिक्कत आ रही है। ठीक है, वह सक्रिय क्यों नहीं हो पा रहा है, उसको रुचि को आप जानेंगे कि ऐसा वो कार्य क्यों कर रहा है। ठीक, डी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। पृथक पृथक समजातीय समूहों के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिवृत्ति साधारणतया आधारित होती है उनके अभिभावकों की चित्रवृत्ति पर, उनके समकक्षियों की अभिवृत्ति पर, दूरदर्शन के प्रभाव पर, और उनके सहोदरों की अभिवृत्ति पर। देखिए जो पृथक पृथक की समजातीय समूह की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? समजातीय समूह की बात हो रही है। तो बच्चों की अभिवृत्ति जो साधारणतया आधारित होगी किस पे होगी? तो देखिए यहाँ पे आपका डी ऑप्शन सही हुआ। क्यों सही हुआ? क्योंकि उनके सहोदरों की अभिवृत्ति पर क्या होगी? उनके सहोदरों का मतलब उनके जो समूह है, उनकी जो सामाजिकता है, उसके आधार पर उसकी अभिवृत्ति पर क्या पड़ेगा? प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, वह उस पर आधारित होगी। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए आपको अपनी कक्षा में 2 मंदबुद्धि बच्चों को बैठाने के लिए बोला गया, आप क्या करेंगे? बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। देखिए आपके ये यूपी टेट में भी पूछा गया है कि आपको कक्षा में 2 मंदबुद्धि बच्चों को बैठाने के लिए बोला जाएगा तो आप क्या करेंगे? देखिए आपकी ये आपके दिमाग को टेस्ट करेगा यह क्वेश्चन। देखिए उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में ग्रहण करने से इनकार करेंगे, प्रधानाध्यापक को उन्हें किसी और कक्षा जो कि मंदबुद्धि बालकों के लिए विशेष रूप से चिन्हित है में बैठने के लिए बोलेंगे, ऐसे विद्यार्थियों को सिखाने की तकनीक सीखेंगे, और इनमें से कोई नहीं। देखिए यहाँ पे आपका
सी ऑप्शन सही होगा। क्यों सही होगा? क्योंकि जो ऐसे बालक होंगे इनके सिखाने के लिए, इनके पठन कार्य के लिए आप क्या करेंगे? तकनीक सीखेंगे कि आप कैसे इनको हैंडल कर पाएँ, कैसे इनको आप इनकी जो समस्या से निदान कर पाएँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट होगा। ये नहीं कि आप उसको विद्यार्थी को न कहें कि नहीं मैं इसको नहीं पढ़ाऊंगा और उसको अलग विद्यालय में बैठने के लिए, ये सब नकारात्मक चीजें हैं। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। समन्वित शिक्षा की सफलता निर्भर करता है। देखिए जो समन्वित शिक्षा, ये इसकी सफलता किस पर निर्भर करता है? समुदाय के समर्थन पर, पाठ्य पुस्तकों की उत्कृष्टता पर, शिक्षण अधिगम वस्तु की गुणवत्ता पर और शिक्षकों में अभिवृत्तिगत परिवर्तन पर। देखिए ये क्वेश्चन आपका बहुत है। समुदाय के समर्थन पर, जो समन्वित शिक्षा का जो जो सफलता जो निर्भर करती है वो किस पर समर्पित करती है? यह आपके समुदाय के समर्थन पर निर्भर करती है। यहाँ पे आपका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए विद्यालय से विद्यार्थियों के भाग जाने का कारण, देखिए बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। अगर कोई विद्यार्थी जो है आपके विद्यालय से भाग जा रहा है तो आप क्या करेंगे? कक्षा शिक्षण में रुचि का अभाव होगा, ये कारण होगा, या विद्यार्थियों में अध्ययन में रुचि का अभाव होगा, या विद्यार्थियों को दंड नहीं देना, या समस्या के प्रति शिक्षकों की निर्दय अभिवृत्ति होगी। देखिए विद्यार्थियों में अध्ययन में रुचि का अभाव, देखिए अगर जब भी विद्यार्थियों को उसके अध्ययन में रुचि नहीं हो मिल पाएगी ना तो वह क्या करेगा? विद्यालय से भाग जाएगा। यही कारण होता है बच्चों का विद्यालय से भाग जाना, कि वह उसका रुचि की अभाव होती है। ठीक है, उसका उस चीज में मन नहीं लगेगा, उसकी रुचि नहीं लगेगी, इसलिए वह विद्यालय का वह भाग जाता है। ठीक है, यहाँ पे बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए विद्यार्थियों में व्यावसायिक कुशलता का विकास करना, विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता का विकास करना, विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करना और व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। देखिए यहाँ पे शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए? कि व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। ठीक है, आप परीक्षा के लिए नहीं, सामाजिकता के लिए नहीं, कुशलता के लिए नहीं करेंगे, उसके व्यवहारिक जीवन को लिए आप उसको तैयार करेंगे। ठीक है, यहाँ पे डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा, डी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक आर्थिक मुद्दों से जूझ रहे उन बच्चों को जिनकी प्रतिभा प्रभावित हो सकती है, खालिस्तान सहायता करता है। ठीक है, देखिए आपका ऑप्शन है स्व अधिगम मॉडल, विभेदित निर्देश, पाठ्यचर्या का विस्तार और संज्ञानात्मक वर्गीकरण। देखिए यहाँ पे आपका सही ऑप्शन होगा, फर्स्ट ऑप्शन होगा स्व अधिगम मॉडल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए सीखने का वह मॉडल जो बच्चों की सृजनात्मकता को उत्प्रेरित करता है। देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। सीखने का वह मॉडल जो बच्चे की जो सृजनात्मकता है, कल्पना शक्ति, जो चिंतन शक्ति, उसको उत्प्रेरित करता है। बैंकिंग मॉडल, रचनावादी मॉडल, प्रोग्रामिंग मॉडल और उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए यहाँ पे आपका जो सही आंसर होगा आपका बी ऑप्शन होगा, रचनावादी मॉडल। रचनावादी मॉडल में क्या, मान लीजिए कोई बच्चा किसी फिगर को बना रहा है, कोई चित्र बना रहा है, तो वो क्या रहा है, उसका जो संज्ञानात्मक वो कल्पना कर रहा है कि मान लो कोई कुत्ता बना है तो कुत्ते की पूंछ ऐसे होगी, इसका जो मुंह ऐसे होगा, उसका दांत ऐसे होगा, उसका जीभ ऐसे होगा। ठीक है, उसके पैर ऐसे होंगे। तो वो क्या कर रहा है? चिंतन कर रहा है ना, किसी अगर चीज को देखकर बना रहा है या सोच कर बना रहा है कि ऐसा, तो वो चिंतन कर रहा है। वहाँ पे उसकी रचनावादी मॉडल, उसकी जो रचनात्मक शैली, उसको विकास हो रहा है, तो ये क्या करेगा? उसको उत्प्रेरित करेगा। ठीक है, तो जो रचनावादी है ये सृजनात्मकता से रिलेटेड, इसलिए वो इसको उत्प्रेरित करता है। बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। जन्म के समय लगी चोट या भ्रूण क्षति की वजह से आई मानसिक मंदता कहलाती है। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोई पेरेंट्स कहते हैं कि जन्म के समय इस बच्चों को चोट लगी तो इसका कारण ये हो गया है और इसका कारण ये हो गया। देखिए बहुत सी वजह होती है, लेकिन आज यहाँ पे आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जन्म के समय लगी चोट या भ्रूण क्षति की वजह से आई मानसिक मंदता कहलाती है। जैविक मंदता, पारिवारिक मंदता, आकस्मिक मंदता और चिकित्सा मंदता। देखिए जो जन्म के समय बच्चे को चोट लगती है या भ्रूण क्षति की जो वजह से जो मानसिक मंदता कहलाती है, वो क्या कहते हैं? जैविक मंदता कहलाती है। ठीक है, आपका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, जैविक मंदता। ये आकस्मिक मंदता भी नहीं है, पारिवारिक मंदता भी नहीं और चिकित्सा मंदता भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए श्रवण बाधित बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या प्रयुक्त की जाती है? देखिए जो श्रवण बाधित बच्चे हैं उनको पढ़ाने के लिए आप उनको क्या, मतलब जो सुन नहीं पाते हैं, कैसा उपाय करें, क्या प्रयुक्त है? देखिए ब्रेल लिपि, सांकेतिक भाषा, यंत्र, उपरोक्त सभी। देखिए जो श्रवण बाधित बच्चे होते हैं आप उसको सांकेतिक भाषा से पढ़ाएंगे। ठीक है, सांकेतिक भाषा से आप पढ़ाएंगे। आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा विशिष्ट अधिगम विकलांगता का उदाहरण है? देखिए विशिष्ट अधिगम विकलांगता, ठीक है, मानसिक मंदता, डिसलेक्सिया,
अटेंशन डिफिसिट हाइपर डिसऑर्डर और ऑटिज्म। देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अधिगम विकलांगता का उदाहरण है। देखिए डिसलेक्सिया पूछा है कि सीखने की विकलांगता, ठीक है, यहाँ पे डिसलेक्सिया हुआ क्योंकि यह पठन संबंधी विकार है और ये है विशिष्ट अधिगम विकलांगता का उदाहरण, ठीक है, डिसलेक्सिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए समावेशी शिक्षा दाखिले संबंधी कठोर प्रक्रियाओं को बढ़ावा देती है, तथ्यों की शिक्षा से संबंधित है और हाशिए पर स्थित वर्गों से शिक्षकों को सम्मिलित करने से संबंधित है और कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है। देखिए यहाँ पे एक इसका जो सही ऑप्शन होगा डी ऑप्शन होगा कि कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है। उत्सव मनाने का मतलब ये है, विविधता मतलब सबको साथ में मिलकर जो शिक्षण का कार्य क्रियान्वयन करना, उसका उत्सव मनाना, ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, जब बच्चा फेल होता है तो उसका तात्पर्य क्या है। देखिए बहुत अच्छी बात है, अगर कोई बच्चा विफल हो जा रहा है, परीक्षा में फेल हो जा रहा है किसी कार्य में, तो इसका तात्पर्य क्या है। बच्चे को प्राइवेट ट्यूशन लेनी चाहिए, व्यवस्था फेल हुई है, बच्चा पढ़ाई के लिए योग्य नहीं है, बच्चे ने उत्तरों को सही तरीके से याद नहीं किया है। देखिए व्यवस्था फेल हुई है, ऐसी बात नहीं है कि अगर बच्चा फेल हो गया तो वह क्या है, अगर बच्चा फेल हो गया तो वह क्या हो गया कि वह अच्छे से तैयारी नहीं किया। देखिए तैयारी किया है, वह उसकी व्यवस्था जो है वो फेल हो गई है, ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक निर्योग्य बच्चा पहली बार विद्यालय आता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। देखिए बहुत अच्छी बात है, उसे अन्य विद्यार्थियों से अलग रखना चाहिए, सहकारी योजना विकसित करने के लिए बच्चे के माता पिता के साथ चर्चा करनी चाहिए, प्रवेश परीक्षा लेनी चाहिए और बच्चे की निर्योग्यता के अनुसार उसे विशेष विद्यालय में भेजने का प्रस्ताव देना चाहिए। देखिए जब एक निर्योग्य बच्चा पहली बार विद्यालय आता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए, शिक्षक को यह करना चाहिए कि सहकारी योजना विकसित करने के लिए बच्चे के माता पिता के साथ चर्चा करनी चाहिए। चर्चा करने से यह फायदा होगा कि बच्चे के बारे में आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए सृजनात्मकता मुख्य रूप से संबंधित है मॉडलिंग से, अनुकरण से, अभिसारी चिंतन से और अपसारी चिंतन से। देखिए मैंने आपको पिछली क्लासेज में बताया होगा कि जो सृजनात्मकता का संबंध होता है वह अपसारी चिंतन से होता है, न कि अभिसारी चिंतन से। अपसारी चिंतन बहुविध चिंतन होता है और अपसारी चिंतन ये सूक्ष्म चिंतन होता है, ठीक है। यहाँ पे आपका संबंध सृजनात्मकता का अपसारी से है, इसलिए आपका यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए विज्ञान एवं कला प्रदर्शनियाँ, संगीत एवं नृत्य प्रस्तुतियाँ तथा विद्यालय पत्रिका निकालना, ठीक है, खाली स्थान के लिए, शिक्षार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने के लिए, विभिन्न व्यवसायों के लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करने, विद्यालय का नाम रोशन करने और अभिभावकों को संतुष्ट करने के लिए। देखिए जो विज्ञान कला प्रदर्शनी करेंगे, संगीत नृत्य करेंगे या प्रस्तुत करेंगे, जो भी विद्यालय में पत्र पत्रिका निकाली करें, तो ये क्या करेंगे आप, विद्यार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने के लिए, उसके कल्पना शक्ति को विकास करने के लिए। यहाँ पे आपका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखिए ये तीनों ऑप्शन आपके क्या है, गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। जब एक शिक्षिका दृष्टिबाधित विद्यार्थी को कक्षा के अन्य विद्यार्थियों के साथ सामूहिक गतिविधियों में शामिल करती है तो वह कक्षा के लिए सीखने हेतु बाधाएं उत्पन्न कर रही है, समावेशी शिक्षा की भावना के अनुसार कार्य कर रही है, सभी विद्यार्थियों में दृष्टिबाधित शिक्षार्थी के प्रति सहानुभूति विकसित करने में मदद कर रही है, या दृष्टिबाधित शिक्षार्थी पर संभवतः तनाव बढ़ा रही है। देखिए आपका ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। एक शिक्षिका जो दृष्टिबाधित शिक्षार्थी को कक्षा में अन्य शिक्षार्थियों के साथ सामूहिक गतिविधि में शामिल करती है तो वो क्या कर रही है, समावेशी शिक्षा की भावना के अनुसार कार्य कर रही है। क्या कर रही है, समावेशी शिक्षा के अकॉर्डिंग वह काम कर रही है। बी ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए समावेशी शिक्षा उस विद्यालयी शिक्षा व्यवस्था की ओर संकेत करती है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को विशिष्ट विद्यालयों के माध्यम से शिक्षा देने को प्रोत्साहित करती है, केवल बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल देती है, जो सभी बच्चे निर्योग्य बच्चों को शामिल करती है, या जो उनकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषिक या अन्य विभिन्न योग्यता शिक्षा स्थितियों को ध्यान में रखे बगैर सभी बच्चों को शामिल करती हैं। देखिए ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि समावेशी शिक्षा उस विद्यालय शिक्षा व्यवस्था की ओर संकेत करती है जो कि सभी निर्योग्य बच्चों को शामिल करती है। मैंने आपसे पहले ही बताया कि समावेशी शिक्षा का मतलब होता है सभी को एक साथ लेकर शिक्षा, ठीक है, सभी को एक साथ लेकर शिक्षा। तो जो सभी निर्योग्य बच्चों हैं
को शामिल करती हैं। ऐसा नहीं कि सामान्य बालक में विशिष्ट बालक नहीं आएंगे, विशिष्ट बालक, सामान्य बालक, सभी प्रकार के बालक एक साथ शिक्षण कार्य संपन्न करेंगे। यहाँ पे सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रवण ह्रास, जो श्रवण ह्रास से ग्रसित बच्चे कक्षा में किस सबसे मुख्य नैराश्य यानी कुंठा का सामना करते हैं। देखिए जिसमें श्रवण ह्रास होता है, जिस बच्चे में श्रवण ह्रास होता है और उससे जो ग्रसित बच्चे होते हैं, इनके लिए सबसे मुख्य कुंठा का सामना करते हैं दूसरों के साथ संप्रेषण करने तथा सूचनाओं को बांटने में अक्षमता, दूसरे विद्यार्थियों के साथ परीक्षा देने में अक्षमता, प्रस्तावित पाठ्य पुस्तक को पढ़ने की क्षमता और खेल कूद में भागीदारिता की निभाने में अक्षमता। देखिए जो श्रवण ह्रास, जो सुनने में जो कमी होती है बच्चों में, ये क्या करते हैं, ये संप्रेषण तथा सूचनाओं को बांटने में असक्षम होते हैं। अगर बच्चा सुन नहीं पाएगा तो अपनी किसी की बात को अगर सुन नहीं पाएगा तो अपनी बात कैसे रखेगा। तो यहाँ पे जो संप्रेषण या कम्युनिकेशन, इसमें क्या है, कहीं ना कहीं इसमें बाधा उत्पन्न हो रही है। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिसलेक्सिया मुख्य रूप से किस समस्या से संबंधित है। देखिए डिसलेक्सिया की जो बात हो रही है यहाँ पे, तो सुनने, पढ़ने, बोलने और बोलने व सुनने। देखिए जो डिसलेक्सिया है यह पढ़ने संबंधी विकार है। क्या है, पढ़ने संबंधी विकार है। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी क्षमताओं को तब विकसित कर पाएंगे जब बार बार उनकी परीक्षा होगी, वे अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया से जुड़ते हैं, उन्हें अन्य विद्यार्थियों से अलग किया जाएगा, वे निजी कोचिंग कक्षाओं में पढ़ेंगे। देखिए जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी हैं अपनी क्षमताओं को विकसित कर पाएंगे, कब कर पाएंगे, जब वे अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया से जुड़ेंगे। जब वो दूसरे विद्यार्थियों के साथ जो सीखने की जो प्रक्रिया है उसमें अगर वह सम्मिलित होंगे तब वह क्या कर पाएंगे, अपनी क्षमता को विकसित कर पाएंगे। बी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए शिक्षक की सबसे मुख्य जिम्मेदारी क्या होती है। पाठ्य योजना तैयार करना और उसके अनुसार पढ़ाना, यथासंभव क्रियाकलापों का आयोजन करना, कठोर अनुशासन बनाए रखना और विद्यार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों के अनुसार सीखने के मौके उपलब्ध कराना। देखिए यहाँ पे डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि आप क्या करेंगे, विद्यार्थियों के विभिन्न अधिगम शैलियों के अनुसार, विद्यार्थी की शैली कैसी है, वो किस प्रकार सीख रहा है, आप उसके अनुसार विद्यार्थी सीखने के लिए उसके क्या करेंगे, मौके उपलब्ध कराएंगे। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए समावेशी शिक्षा में शिक्षक की सबसे कम महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है। देखिए पूछा जा रहा है कि जो समावेशी शिक्षा होती है इसमें सबसे कम महत्वपूर्ण विशेषता कौन है। बच्चों के प्रति संवेदनशीलता, विद्यार्थियों के लिए लगाव और धैर्य, विद्यार्थियों की अक्षमताओं का ज्ञान और शिक्षक का सामाजिक आर्थिक स्तर। देखिए आपका यहाँ पे पूछा है कम महत्वपूर्ण। देखिए ये भी आजकल ट्रेंड चला हुआ है क्वेश्चन पूछने का कि कम महत्वपूर्ण विशेषता वाले। देखिए इसका भी संबंध कहीं ना कहीं असत्य वाले, नहीं वाले क्वेश्चन से होता है, क्योंकि कम महत्वपूर्ण यानी जो सबसे कम महत्वपूर्ण होगा, ऑप्शन में जो दिया है जैसे जो कम प्रभावी होगा वही आपका आंसर सही होगा। देखिए यहाँ पे शिक्षक का सामाजिक आर्थिक स्तर, देखिए यहाँ पे आपका यही ऑप्शन सही होगा। क्यों सही होगा, क्योंकि समावेशी शिक्षा से इसका कोई संबंध उतना है नहीं कि सामाजिक आर्थिक का जो स्तर था इसका प्रभाव आपके शिक्षण पे पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए कक्षा में 3 बच्चे पोलियो ग्रस्त हैं, खेल के कालांश में उन्हें एक कोने में बैठना चाहिए ताकि वे खेल का आनंद ले सके, अन्य बच्चों के साथ उचित खेलों में हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, केवल आंतरिक खेलों में हिस्सा लेने की अनुमति देनी चाहिए और कक्षा के सभी विद्यार्थियों के साथ खेलने के लिए जोर डालना चाहिए। देखिए यहाँ पे आपका जो सही ऑप्शन होगा वो आपका बी ऑप्शन होगा। क्यों होगा, क्योंकि आप उसको अन्य बच्चों के साथ उचित खेलों में हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। ऐसा नहीं है एक विकलांग बच्चा है तो वो दौड़ नहीं पा रहा है तो आप उसको फुटबॉल खेलने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, नहीं, उचित खेल को लिए कि जिसमें आप समझ सकते हैं एक शिक्षक के तौर पे कि यह बच्चा कर सकता है, तो उसमें आप उसे भाग लेने के लिए क्या करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे। ये पहला ऑप्शन गलत है, क्योंकि उसको अलग कोने में बैठने के लिए भी नहीं कहेंगे और केवल आंतरिक खेलों के लिए भी नहीं कहेंगे और कक्षा में जोर डालेंगे विद्यार्थियों के साथ खेलने के लिए, ऐसा भी नहीं है। अगर जो उसके उचित है, उसके लायक जो खेल है, आप उस खेल को खेलने के लिए उसको क्या करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे। बी ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए एक शिक्षक सामान्यतः विद्यार्थियों को अलग अलग कार्य देता है या देती है। वह यह विश्वास करती है कि विद्यार्थी एक जैसे कार्य सभी विद्यार्थियों के लिए दिए जाने को पसंद नहीं करते हैं।
यह विद्यार्थियों के प्रति स्पर्धा को बढ़ाता है। विद्यार्थियों में वैयक्तिक अंतर होते हैं। अब विद्यार्थी एक दूसरे के कार्य की नकल नहीं कर सकेंगे। देखिए, एक शिक्षक समानांतर शिक्षार्थियों विद्यार्थियों को अलग अलग कार्य देती है। इसका यह विश्वास करता है या करती है, क्या करती है कि विद्यार्थियों में अंतर वैयक्तिक अंतर होते हैं। क्या होता है कि जो विद्यार्थी हैं उनमें अंतर वैयक्तिक अंतर होते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए, समावेशी कक्षा में निम्नलिखित में से सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है? प्रतियोगिता और ग्रेड पर कम बल देना, अधिक सहकारी एवं सहयोगात्मक गतिविधि, विद्यार्थियों के लिए अधिक विकल्प और कोर्स को पूरा करने के लिए शिक्षकों द्वारा अधिक प्रयास। देखिए, पूछा रहा है कम महत्वपूर्ण, मैंने कहा ना कम महत्वपूर्ण। ये भी क्वेश्चन एक नहीं वाले क्वेश्चन या असत्य वाले क्वेश्चन से कहीं ना कहीं रिलेटेड होता है। देखिए, कोर्स को पूरा करना ये एक शिक्षक का मतलब ये एक अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, ये बहुत सबसे कम महत्वपूर्ण है। ये इसलिए आप यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। सफल समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है सिवाय अभिभावकों की भागीदारिता, क्षमता संवर्धन, संवेदनशील बनाना और पृथक्करण करना। देखिए, जो सफल समावेशन होता है, क्या होता है जो सफल समावेशन होता है, जो इसको क्या होती है, इसको किस चीज़ की आवश्यकता होती है सफल समावेशन बनाने के लिए? किसके सिवा? तो देखिए, पृथक्करण के सिवा इसको सफल बनाने की आवश्यकता होती है। यहाँ पे डी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए, विद्यालय में नियमित उपस्थिति के लिए वंचित बच्चों को प्रोत्साहित करने का निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त है? देखिए, विद्यालय में आप क्या करेंगे जिससे बच्चे नियमित उपस्थिति करें। ठीक है, देखिए, विद्यालय द्वारा बच्चों को एकत्रित करने वाले एक व्यक्ति को नियुक्त किया जाएगा जो प्रतिदिन घरों से बच्चों को लेकर आएगा। देखिए, ऐसा काम आप नहीं करेंगे कि एक मतलब व्यक्ति को आप नियुक्त कर देंगे, एक टीचर को नियुक्त कर देंगे कि आप सभी बच्चों को गांव गांव से पकड़ पकड़ कर लाइए विद्यालय। ठीक है, ऐसा काम नहीं करेंगे। बच्चों को आकर्षित करने के लिए प्रतिदिन 5 रुपया देंगे, ये भी गलत बात है कि आप बच्चे को रोज पैसे देंगे। ठीक है, आवासीय विद्यालय खोलना, देखिए ये सही है। आवासीय विद्यालय आप खोलेंगे, क्या करेंगे कि बच्चे के आवासीय विद्यालय यानी बच्चों को कम दूरी पर जाना होगा। ठीक है, तो बच्चे आसानी से विद्यालय आ जाएंगे। बच्चों को विद्यालय आने की अनुमति न देने को कानूनी दंड अपराध बना, ये भी गलत बात है। देखिए, आपके यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा कि आवासीय विद्यालय खोलेंगे जिससे कि बच्चों को आने में असुविधा नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली विद्यार्थी कौन होते हैं? अपनी आवश्यकताओं को दृढ़तापूर्वक नहीं कर पाते, अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं, शिक्षकों के स्वतंत्र होते हैं और स्वभाव में अंतर्मुखी होते हैं। देखिए, जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं उनकी जो क्या विशेषता होती है, क्या होती है, वह अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं। जी हाँ, देखिए बिल्कुल सही। प्रतिभाशाली बालक वही होते हैं जो कि अपने जो निर्णय लेते हैं उस पर उनको भरोसा होता है। ठीक है, और कुछ ऐसे बालक होते हैं कि आंसर बता देंगे कि सर इसका बी सही है, लेकिन उनको खुद अंदर से कन्फ्यूजन होगा कि बी सही है कि सी सही है। लेकिन जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी होगा तो हमेशा कहेगा कि वो बी सही है तो बी सही है, और उसको ये नहीं कहेगा कि सी, उसके मन में ये बात नहीं होगी कि सी सही है डी सही है। अगर टीचर उससे पूछेगा कि फिर से अपना तुम आंसर चेंज कर सकते हो, बताओ कौन सा सही, लेकिन वो अपने आंसर पर मतलब अटल रहेगा। वो कहेगा कि नहीं सर मेरा बी ही सही है, या बी गलत हो या सही, लेकिन वो हमेशा कहेगा कि बी ऑप्शन सही है तो बी ऑप्शन सही है। ठीक है, ये होते हैं प्रतिभाशाली विद्यार्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए, शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के स्तर को बढ़ाने का औचित्य स्थापना किस आधार पर किया जा सकता है? देखिए, यह हास्याकृत विद्यार्थियों के लिए प्रतिपूरक भेदभाव की नीति का अनुगमन करता है। यह सार्वभौमिक धारण को सुनिश्चित करता है। यह हाथ से किए जाने वाले श्रम के प्रति सम्मान विकसित करता है और यह वैयक्तिक विभिन्नताओं को संतुष्ट करता है। देखिए, शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर शैक्षणिक क्षेत्र निष्पादन के स्तर को बढ़ाने औचित्य स्थापना किस आधार पर किया जा सकता है? देखिए, यह क्या इस पे या किस पे निर्भरित है? यह क्या है? यह हाथ से किए जाने वाले श्रम के प्रति सम्मान विकसित करने पर। यहाँ पे आपका नहीं, सॉरी, देखिए यहाँ पे आपका ये सही होगा। यह वैयक्तिक विभिन्नताओं को संतुष्ट करता है। क्यों संतुष्ट करता है? कि वह क्या करता है, शैक्षणिक क्षेत्र में निष्पादन के आधार पर शैक्षणिक क्षेत्रों को निष्पादन के स्तर को औचित स्थापना किस आधार पर किया जाता है? तो आपके यह वैयक्तिक भिन्नता को संतुष्ट करता है, यह वैयक्तिक भिन्नता के ओर ले जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन सही होगा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बच्चा जो रिक्त स्थान से ग्रस्त है वह सा और वाज
न्यूक्लियर में अनक्लियर में अंतर नहीं कर पाता। देखिए ये एक बच्चा है, वो क्या कर पा रहा है, सा को वाच पढ़ रहा है और न्यूक्लियर को अनक्लियर पढ़ रहा है, यानी उसको पढ़ने संबंधी, पठन संबंधी विकार है। ठीक है, अंतर नहीं कर पा रहा तो इसका क्या मतलब, उसके अंदर जो पठन संबंधी विकार है, तो पठन संबंधी विकार को मैंने बताया था डिसलेक्सिया कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपका सी ऑप्शन सही होगा। अगर वह सा को क्या करता है, वो जो सा है इसको वाच पढ़ता है, क्या करता है, वाच पढ़ता है, तो इसका क्या कहता है, यह पठन संबंधी विकार होता है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन देखा जाए। देखिए सीखने संबंधी निर्योग्यताएं सामान्यतः, जो सीखने संबंधी जो निर्योग्यता होती है यह सामान्यतः किस पर आधारित होती है, अधिकतर उन बच्चों में पाई जाती है जो शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों से संबंध रखते हैं। उन बच्चों में पाई जाती है जो विशेषतः जिनके पैतृक अभिभावक इस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित होते हैं। औसत से श्रेष्ठ बुद्धि वाले बच्चों में पाई जाती है और लड़कियों की तुलना में अधिकतर लड़कों में पाई जाती है। देखिए जो सीखने संबंधी जो निर्योग्यता है यह किसमें पाई जाती है, तो यह उन बच्चों में पाई जाती है जो विशेषतः जिनके पैतृक अभिभावक इस प्रकार की समस्या से ग्रसित होते हैं। यहाँ पे बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यतः होता है डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्मिथिया और डिस्कैल्कुलिया। देखिए जो बच्चे शारीरिक रूप से अक्षम बच्चे होते हैं उनमें डिस्मिथिया पाई जाती है। ठीक है, डिस्थीमिया, देखिए डिस्थीमिया पाई जाती है। आपका यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा, डिस्थीमिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए क्या पूछा, सॉरी शारीरिक रूप से पूछा जा रहा है। देखिए यहाँ पे सॉरी जो यहाँ पे डिस्ग्राफिया पाया जाएगा, क्यों डिस्ग्राफिया होगा, जो कि शारीरिक रूप से जो ये मानसिक रूप से जो होता है वो डिस्थीमिया होता है। ठीक है, यहाँ पे डिस्ग्राफिया आपका सही आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। निम्नलिखित में से अंतः विषयी अनुदेशन का सर्वोत्कृष्ट लाभ यह है कि प्रकरणों की विविधता जिन्हें परंपरागत पाठ्यचर्या में संबोधित किए जाने की आवश्यकता है से शिक्षकों के अभिभूत होने की कम संभावना होती है। विद्यार्थियों में विभिन्न विषय क्षेत्रों के विशेष प्रकरणों के प्रति नापसंदी विकसित होने की कम संभावना, और पाठ्य योजना बनाने और गतिविधियों में शिक्षकों को अधिक लचीलेपन की अनुमति देना, और विद्यार्थियों को सीखे गए नए ज्ञान का बहु संदर्भों में अनुप्रयोग करने और सामान्यीकृत करने के लिए अवसर दिए जाते हैं। देखिए यहाँ पे अवसर देने की बात आ रही है, अनुप्रयोग की बात आ रही है, यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही होगा। टैग वर्ड मैंने आपको बताया था। और यहाँ पे कह रहा है कि अंतः विषयी अनुदेशन का सर्वोत्कृष्ट लाभ यह है कि आप क्या करते हैं, विद्यार्थियों को सीखे गए ज्ञान का बहु संदर्भों से अनुप्रयोग करने और सामान्यीकृत करने के लिए अवसर दिए जाते हैं। तो यहाँ पे आपका बेस्ट आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए सीबीएसई द्वारा प्रस्तावित समूह परियोजना गतिविधि का एक सशक्त साधन है अनेकता में एकता की संकल्पना का प्रचार प्रसार करने, सामाजिक भागीदारिता को सुगम बनाने, शिक्षकों के भार को हल्का करने और रोजमर्रा के शिक्षण से होने वाले तनाव को दूर करने। देखिए यहाँ पे आपका बी ऑप्शन सही होगा। क्यों सही होगा, क्योंकि आप सामाजिक भागीदारिता को सुगम बनाएंगे। ये सीबीएसई जो समूह परियोजना गतिविधि है ये इसीलिए निर्धारित की गई थी कि सामाजिक भागीदारिता को सुगम और एक सशक्त बनाने का साधन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए मिश्रित आयु वर्ग वाले विद्यार्थियों की कक्षा में व्यवहार रखने वाले शिक्षक के लिए खाली स्थान का ज्ञान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। देखिए मिश्रित आयु वर्ग वाले विद्यार्थियों की कक्षा में व्यवहार रखने वाले शिक्षार्थियों के लिए विकासात्मक अवस्थाओं का ज्ञान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो किसका है, विकासात्मक। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन सही होगा, विकासात्मक अवस्थाओं का क्या बोलता है, ज्ञान सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, तो ये थे आज की क्लास के कुछ ऐसे क्वेश्चन जो कि आपके सीटेट एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन थे, और ये आपके सीटेट एग्जाम में जरूर पूछेंगे। मैं आपको पूरे दावे के साथ कर सकता हूँ कि अगर इस क्लास को आप देख लेंगे तो यहाँ से आपका 3 नंबर से 4 नंबर तक आपका फिक्स हो जाएगा केवल इस एक क्लास में। 100% इस एक क्लास में आपको 3 से 4 नंबर देखने को मिल जाएंगे। मैं समावेशी शिक्षा से रिलेटेड एक क्लास और लेकर आऊँगा जिसमें आपके 7, 8 नंबर, 5 नंबर आपके एग्जाम में कहीं नहीं गए हैं। आपको यहाँ से देखिए पूरा पेपर उठाकर देख लीजिए, कोई ऐसा साल नहीं है कि समावेशी शिक्षा से आपको 10 क्वेश्चन न पूछने को मिला हो। पूरे 150 नंबर के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं मैं इसकी बात कर रहा हूँ। समावेशी शिक्षा से 4-5 क्वेश्चन तो आपको सीडीपी में मिल जाएंगे, और ऐसा नहीं है कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको हिंदी में नहीं मिलेंगे और संस्कृत में या इंग्लिश में नहीं मिलेंगे, वहाँ पर भी देखने को मिलेंगे। क्योंकि यह समावेशी शिक्षा जिससे सबको साथ लेकर शिक्षा का है, यह
सब सब विषयों में इंक्लूड कहीं ना कहीं जरूर है। ठीक है, तो ये थे आज की जो क्लास थी। अगर ये सीटेट के मद्देनजर रखते हुए सुपर रिवीजन था, तो अगर ये क्लास आपको अच्छा लगे तो क्लास को शेयर करें और दोस्तों से बोलें कि सब्सक्राइब करना न भूलें। तो बस आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।